एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 के बारे में। चैप्टर नंबर 4 का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। दोस्तों, इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 को वन शॉट वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपका सपना है 70 में 70 लाना तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। चैप्टर नंबर 4 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को इस वीडियो में देखने वाले हैं। 2025 में 100% यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर से जो भी प्रश्न बनेंगे, जितना मैं प्रश्न बता रहा हूँ इन्हीं से बनेंगे, ठीक है। बाकी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। चैप्टर नंबर 4 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर बताऊंगा जो 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो VVI प्रश्न है, आप सभी को जो है अगर नोट्स की जरूरत पड़े तो नोट्स के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। फिजिक्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में। सिर्फ 49 रुपए में फिजिक्स के सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स आपको मिल जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो नोट्स अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 70 में 70 लाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और बाकी वीडियोस को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। सारी चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं। तो चलिए हम बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के उन चैप्टर को जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को सबसे पहले देख लेते हैं। उसके बाद से अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करें तो हर प्रश्न 1 नंबर का आता है, आप सभी को पता है। तो देखिए, पहला प्रश्न आप सभी के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। देखिए, ये प्रश्न जो है कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है कि ये कितने कितने सालों से आ रहा है, लेकिन आप लोग ये मानकर चलिए कि ये क्वेश्चन बहुत सालों से पूछा जा रहा है, ठीक है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाइए या फिर अनसॉल्व्ड पेपर में जाकर के मिलाइए कि कई सालों से ये लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक के बारे में बात कर रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है, 1/√में म्यू नॉट इंटू का एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो देखिए, 1/√में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं तो थर्ड नंबर प्रश्न है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के पावर में -1/2 है। इसका मान क्या होता है? आप सभी को इसका मान याद रखना है हमेशा के लिए। तो इसका मान होता है 3 × 10 के पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या होता है? 3 × 10 के पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने 4 नंबर है कि किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? देखिए, किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन जो है क्षेत्र में लंबवत दिशा में प्रवेश कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा वृत्ताकार होगा। कैसा होगा? वृत्ताकार। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। आई होप कि ये भी चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। तो देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सेकंड में एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इनमें जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं न्यूमेरिकल टाइप के बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके MCQ में, ठीक है। जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके जो मात्रक हैं उनसे रिलेटेड हैं या फिर बीमा से रिलेटेड हैं, इन सभी चीजों से रिलेटेड ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो भी मैं प्रश्न आपसे बता रहा हूँ वो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। लगातार कई सालों से ये प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेग वेक्टर v से गतिमान आवेश q के एक कण पर लगने वाला बल क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में वेक्टर b, चुंबकीय क्षेत्र को वेक्टर b से प्रदर्शित करते हैं। वेग v से गतिमान एक आवेश है, तो इस आवेश के एक कण पर लगने वाला बल जो है वो क्या होगा? तो आप सभी को याद रखना है F बराबर इस आवेश के कण पर लगने वाले बल का सूत्र होता है F बराबर में Q और v वेक्टर v इंटू का वेक्टर b, ये चीज होता है। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में देखेंगे तो ये जो आपके पास है ये सूत्र है। तो इसको याद रखेंगे आप कि Q यानी कि आवेश के एक कण पर लगने वाला बल का सूत्र होता है Q और ब्रैकेट में वेक्टर v इंटू का वेक्टर b, इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र b के लंबवत v वेग से चलने वाले आवेश q पर लगने वाले बल
एफ का मान होगा। ठीक है, क्या प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत भी वेग से चलने वाले आवेश क्यू पर लगने वाले बल का मान क्या है। तो आप सभी को इसमें याद रखना है वही चीज जो मैंने पहले अभी बताया है। ठीक है, एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू भी बी हो जाएगा, इन सभी का मल्टीप्लीकेशन, क्यू का भी का बी का। आप सभी को पता है कि क्यू क्या है, आवेश है, बी क्या है, वेग है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इस बल का सूत्र भी याद रखेंगे, एफ बराबर क्यू भी होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं तो 8 नंबर क्वेश्चन है, आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B के समांतर वेग V से गति कर रहा है, आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा। तो देखिए, अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें कहे कि आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B के समांतर कह रहा है, समांतर वेग V से गति कर रहा है, कैसे कैसे गति कर रहा है, समांतर वेग V से गति कर रहा है, तो आवेश पर लगने वाला जो बल होगा ना, वो बल होगा हमारे पास F बराबर 0। ठीक है, क्या होगा, बल F बराबर 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो बल होगा ना शून्य हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, वैद्युतशीलता जिसे हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं तथा चुंबकशीलता जिसे हम म्यू नॉट कहते हैं के माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होगा। ठीक है, तो इसका सूत्र आप सभी को याद ही होगा, 1/√म्यू नॉट इंटू का एप्सिलॉन नॉट, ये सूत्र है आपका चुंबकीय तरंग का। तो ये जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो बहुविकल्पी प्रश्न का जो है 10वां और अंतिम प्रश्न है, धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। तो देखिए, धारावाही चालक के चारों ओर जो उत्पन्न क्षेत्र होता है केवल चुंबकीय क्षेत्र ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए हम बात करते हैं अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्नों की। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4 के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्नों की। ठीक है, तो फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 जो है इसके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरी प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉरेंज बल क्या होता है। ठीक है, तो लॉरेंज बल का परिभाषा यहाँ पे लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश यानी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को ही लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर जो बल लगता है, जो भी चुंबकीय बल लगता है, उसी बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। इसका सूत्र होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो इस सूत्र को भी लर्न कर लीजिएगा, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ये जो परिभाषा है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लगातार ये लॉरेंज बल की डिफिनीशन जो है कई सालों से पूछी जा रही है, तो इसको लर्न जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के पास है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, आपके हो सकता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए, तो वहां पे डिराइव करके इस सूत्र को निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बस एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है और इसका जो है उपपत्ति जो होती है, अंतिम जो सूत्र है वो लिख देना है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम आपको कैसे लिखना है, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा, कुल नेट धारा की बात कर रहा है। ठीक है, कुल वैद्युत धारा म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, तो जो धारा होती है ना म्यू नॉट गुना होती है। तो आपको इंटीग्रेशन लगाना है, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी इंटू का डीएल। अब यहाँ पे जो वेक्टर बी दिख रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, और डीएल जो दिख रहा है ये अल्पांश लंबाई है, अल्पांश भाग है। ठीक है, तो इसके बराबर में हो जाएगा म्यू नॉट इंटू का आई, यानी कि आई यानी धारा का जो है म्यू नॉट गुना होता है, तो आई के साथ म्यू नॉट का मल्टीप्लाई। तो ये जो सूत्र होता है ये एम्पियर के परिपथीय नियम से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, जहाँ पे म्यू नॉट की अगर बात करते हैं तो ये निर्वात की वैद्युत चुंबकशीलता होती है और आई जो होता है हमारे पास विद्युत धारा होता है। ठीक है, आई होप कि आपको एम्पियर का परिपथीय नियम भी समझ में आया होगा, इसको लर्न कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। एक धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो उसका उत्तर देख लीजिए। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर धारामापी वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जब हम श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ देते हैं तो धारामापी जो है वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाती है, यानी बदल जाती है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा उत्तर था, आप लोग इसे लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के पास चौथा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए तथा मात्रक भी बताइए। तो इसका सिंपल आंसर होगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, जो किसी चुंबकीय द्विध्रुव की चुंबकीय शक्ति और उसके दिशा को दर्शाता है। ठीक है, ये क्या करता है, चुंबकीय द्विध्रुव की चुंबकीय शक्ति और उसके दिशा को जो है व्यक्त करता
करता है, प्रदर्शित करता है। इसे आमतौर पर यम या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है, या तो यम से प्रदर्शित किया जाता है या कभी कभी म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। किसको, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को। तो इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। और इसके मात्रक की बात करते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसका आंसर देंगे, आपका जो है पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। सिंपल भाषा में आप कैसे क्वेश्चन को लर्न कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे लेकर के आता हूँ। सिंपल आंसर लेकर के आता हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि बायो-सेवर्ट का नियम समझाइए, इसके सूत्र का निगमन भी बताइए। तो पांचवा प्रश्न है, आपके लघु उत्तरी में जरूर आ सकता है, ठीक है। तो देखिए बायो-सेवर्ट के नियम को बताने के लिए आपको सबसे पहले एक फिगर को समझने की जरूरत है, और इस फिगर को बना भी लीजिएगा अपने बोर्ड की कॉपी में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तब, ठीक है। तो ऐसा एक फिगर बनाएंगे आप जिसमें धारावाही चालक को प्रदर्शित किया जा रहा है। ये धारावाही चालक है जिसमें आई धारा जो है फ्लो हो रही है, ठीक है, आई करंट फ्लो हो रही है। और यहाँ पे हमने अल्पांश भाग डीएल लिया है, और यहाँ से जो पी बिंदु की दूरी है आर है, ठीक है। आर डिस्टेंस पर जो है एक बिंदु पी रखा गया है जहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब यहाँ पे बात करें तो इसके और इसके बीच में एक कोण भी दिख रहा होगा जिसको हम थीटा कहते हैं। इसी चीज को यहाँ पे हम लिख देंगे, उसके बाद से हम इसके सूत्र का निगमन करेंगे। तो लिखेंगे माना एक धारावाही चालक है, तो ये एक धारावाही चालक है जिसकी अल्पांश भाग की लंबाई डीएल है। तो इसके अल्पांश भाग की लंबाई कितनी है, डीएल है। बहने वाली धारा क्या है, आई है, इसमें बहने वाली धारा आई है। माना अल्पांश भाग से बिंदु पी की दूरी क्या है, आर है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है, आर है। और वह इनके बीच बनने वाला कोण जो है थीटा है। तो इनके दोनों के बीच में बनने वाला कोण क्या है, थीटा है। तो इसी चीज को यहाँ पे लिख देना है, इसी बात को, ठीक है, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि आप जो है इस नियम को अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। आगे क्या लिखना है आपको, देखिए जो बायो-सेवर्ट का नियम है वो क्या कहता है कि ये जो डीबी है यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये डीबी जो है इस बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो डीबी प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा। ये जो डीबी है इस डीएल के भी अनुक्रमानुपाती होता है, तो डीबी अनुक्रमानुपाती डीएल लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये जो डीबी है, यहाँ पे जो कोण है ना, कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो डीबी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा हम कर सकते हैं, ठीक है। और सेम इसी तरीके से ये जो डीबी है अनुक्रमानुपाती नहीं बल्कि व्युत्क्रमानुपाती होता है इसके वर्ग के, इस दूरी के वर्ग के। तो डीबी प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंटी प्रोपोर्शनल इसे कहेंगे, 1 हो गया है, तो ठीक है। तो यहाँ से अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर थर्ड मान लेंगे, इन सभी को समीकरण मानते जाएंगे, ठीक है। 4 मान लेंगे। तो इन सभी समीकरणों को अगर देखा जाए तो इन सभी समीकरणों से हमें क्या पता चलेगा कि जो डीबी है वो सभी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आई डी एल साइन थीटा, ठीक है। आई डी एल साइन थीटा अपान में ये 1/r² है ना, तो 1 का मल्टीप्लाई इन सब में होगा तो यही चीज़ आ जाएगा। और नीचे r² है तो इसको r² को हम नीचे रख देंगे, ठीक है। तो डीबी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपन में r², यहाँ से सूत्र हमें मिल जाएगा। अब इस सूत्र को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें तो इस डीबी को हम इस तरीके से लिखेंगे, इस प्रोपोर्शनल को हटा के जैसे ही हम बराबर का निशान लगाएंगे तो μ0 अपन में 4 एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। आपको पता है कि जब कभी भी हम प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म आ जाता है, μ0 अपन 4 एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। उसके बाद से जो हमारा सूत्र है आई डी एल साइन थीटा अपान में r², यही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है बायो-सेवर्ट के नियम से ये सूत्र की उत्पत्ति होती है। और इस सूत्र को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब आपको एक और बात बता देता हूँ कि ये जो μ0 अपन में 4 है, ये क्या है, ये नियतांक है, ठीक है। क्या है, नियतांक है। और इसका जो मान होता है, इसका मान होता है 10 के पावर में -7, ठीक है। क्या मान होता है इसका, 10 के पावर -7। यहाँ पे जो μ0 दिख रहा है, केवल μ0 की बात करते हैं तो ये क्या है, चुंबकशीलता है, ठीक है, चुंबकशीलता है। तो इसे आप याद रखेंगे। और ये चुंबकशीलता किसका है, निर्वात का, ठीक है। तो निर्वात की चुंबकशीलता इसे कही जाती है, निर्वात का, ठीक है। निर्वात का चुंबकशीलता म्यू को कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद रखेंगे। आई पता ही है, आई धारा है, डीएल क्या है, अल्पांश भाग है, साइन थीटा क्या है, इन दोनों के बीच बढ़ने वाला जो कोण है ये है, और r² क्या है, यहाँ डीएल से पी तक की दूरी है, यहाँ पे r², ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसे आप इस तरीके से लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको पूरा पूरा नंबर देगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
अब हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 के जितने भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं उनके बारे में। तो जो यहाँ पे मैं प्रश्न लिया हूँ, ये प्रश्न लगातार कई सालों से पूछा जा रहा है। 5 नंबर अगर आपको बिल्कुल पक्का करना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा और इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। जरूर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार कई सालों से पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। और देखिए आगे भी प्रश्न है इसमें, तो सबसे पहले एम्पियर के परिपथीय नियम को लिख लेंगे। उसके बाद से आगे का प्रश्न है हमारे पास, एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। अब इसी का उपयोग करके, जैसे कि अनुप्रयोग कहते हैं जिसे, ठीक है, इसी का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र को स्थापित करना है, यानी कि उसका व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एम्पियर का नियम क्या कहता है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, कैसा समाकलन, रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है। इसे हम म्यू नॉट पढ़ते हैं, म्यू नॉट गुना होता है। नेट धारा का मतलब है कुल धारा, तो कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है, जहां से हमें सूत्र मिलता है इंटीग्रेशन वेक्टर बी इंटू वेक्टर डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू का आई का म्यू नॉट के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि म्यू नॉट गुना होता है तो इस तरीके से आ जाता है। ये जो बी है ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और डीएल क्या है, अल्पांश भाग है। यहाँ पे आप इस फिगर को बना करके भी समझ सकते हैं। इस फिगर में आई धारा प्रवाहित हो रही है, जो कि ये हमारे पास एक धारावाही चालक है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, आर दूरी पर पी बिंदु स्थित है, यहाँ पे अल्पांश भाग डीएल है, ठीक है। तो इस तरीके से इस फिगर को भी बना लीजिएगा। उसके बाद एम्पियर का नियम लिखिएगा, उसका सूत्र लिख दीजिएगा। इतनी सी बात कंप्लीट हो गई। आगे हमसे पूछा गया है कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का स्थापना करें, ठीक है। तो जो हमारे पास यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसके लिए हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो नीचे हमने लिखा है चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक, ठीक है। तो अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक फिगर बनानी है। इस तरीके से एक हमारे पास धारावाही चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे एक बंद परिपथ ले लेंगे, यानी कि बंद पृष्ठ लेंगे। तो इस बंद पृष्ठ में अगर देखें तो इस पृष्ठ का अल्पांश भाग जो है डीएल है, यहाँ पे बिंदु पी स्थित है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है आर है, ठीक है। इस तरीके की एक फिगर आपको बनानी पड़ेगी। और इस डीएल की जो दिशा है ऊपर की तरफ है, कहाँ है, ऊपर की तरफ। और ये जो बी है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, इसकी भी दिशा ऊपर की तरफ है, और इसी पी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। तो आइए हम कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जो फिगर में मैंने अभी अभी जो बातें की हैं उन्हीं सारी बातों को यहाँ पे लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, माना एक अनंत लंबाई का धारावाही तार जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये एक धारावाही तार है, यानी चालक है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है, यहाँ से आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है, तो ये दूरी क्या है, आर है। अब हम इस बंद परिपथ में बिंदु पी पर एक अल्पांश भाग डीएल लेते हैं। तो यहाँ पे एक अल्पांश भाग डीएल लिए हैं हम, ठीक है, जिसकी दिशा ऊपर की तरफ है। इस डीएल की दिशा क्या है, ऊपर की तरफ है, अतः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ऊपर की तरफ होगी। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वेक्टर पी, ये भी हमारा कहाँ होगा, ऊपर की तरफ ही होगा। तब हम एम्पियर के नियम को लगाएंगे और उसके बाद से हम यहाँ से देखेंगे कि हम इसका व्यंजक कैसे निकाल सकते हैं। तब एम्पियर का नियम अगर लगाते हैं तो एम्पियर का नियम क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, ठीक है, डॉट वेक्टर डीएल किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू का आई के बराबर होता है, ठीक है, यानी कि धारा का जो म्यू नॉट गुना होता है। तो इस तरीके से ये सूत्र हमें मिलता है एम्पियर के नियम से। तो इस सूत्र को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो हम इसको लिख सकते हैं बी डीएल कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा लिख सकते हैं, और बराबर में म्यू नॉट आई, ठीक है। अगर हमारे पास थीटा बराबर 0 दिया है, यहाँ पे एक सीधा तार है ना, तो सीधा तार है तो वहाँ पे 0 डिग्री अगर थीटा को लेते हैं तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे कॉस 0 रखेंगे तो इसका मान होता है 1। क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल और कॉस 0 अगर रखेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे रख देंगे हम कॉस 0 डिग्री, बराबर में हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट इंटू का आई, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिए, आप कॉपी में नीचे की तरफ सॉल्व करते जाएंगे, हम आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास इंटीग्रेशन लग जाएगा बी, और यहाँ पे कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बी डीएल में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो बी इंटू डीएल ही रहेगा, ठीक है, बी इंटू डीएल बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट इंटू का आई।
ठीक है। अब देखिए बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल देंगे और इंटीग्रेशन किस पे लग जाएगा, डीएल पर लग जाएगा और बराबर में म्यू नॉट इंटू का आई मिल जाएगा यहाँ पे। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे डीएल का, तो ये क्या है, लंबाई है, तो लंबाई किसकी है, यहाँ पे वृत्त देख रहे हैं आप, तो वृत्त का जो हमारे पास परिधि होता है, इसकी लंबाई, इसकी परिधि क्या होती है वृत्त की, 2πr, तो इस डीएल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बराबर 2πr हो गया, तो हम इस इंटीग्रेशन ऑफ डीएल के जगह पे 2πr रख सकते हैं, तो b इंटू का 2πr बराबर हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट इंटू का आई। ठीक है, ये सूत्र हमारे पास आ गया। आगे हम इसको अगर पक्षांतर कर दें तो b बराबर हमें क्या मिल जाएगा, b बराबर मिल जाएगा म्यू नॉट इंटू का आई अपान में 2πr। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यही सूत्र हमें यहाँ पे निगमित होगा। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड लिख देंगे यहाँ पे, या फिर हम लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हमने व्यंजक प्राप्त कर लिया अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पे व्यंजक हमें मिल गया है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है, लगातार कई सालों से ये पूछा गया प्रश्न है, तो इसको जरूर से जरूर लर्न कर लीजिएगा। 100% चांस है कि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी के लिए लगातार बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, हमें नोट्स बनाना पड़ता है, फिर से वीडियो बनाना पड़ता है, तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।